हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मुझे पता है आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे बच्चों को टेंशन है कि उनका मैथ्स का पेपर कैसे जाएगा। तो इसी टेंशन को कम करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक सारे आपके फॉर्मूले, जो भी आपके चैप्टर्स में फॉर्मूले यूज हुए हैं वो सब फॉर्मूले मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो चलिए अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ में। अपना चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहले अपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज होती है, जिसमें यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर लेते हैं। ये अपना कोई भी इंटीजर होता है यहाँ पे ए। तो ए हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर लेते हैं और ये इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी यहाँ पे, क्यू हमारा यहाँ पे क्या है, क्वोशिएंट है, और आर हमारा यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है। और दूसरा इस चीज में, ये फॉर्मूले में हमें एक चीज का और ख्याल रखना होता है कि जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन बी होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है। सेकेंड एक्सरसाइज में यूज होता है वो क्या है, जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशनशिप होता है दो नंबर्स के साथ में, वो होता है इक्वल ए इंटू बी। ए इंटू बी यहाँ पे क्या है, ये अपने दो नंबर्स है, ये हमारे दो नंबर्स है। तो इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इक्वल होता है इन दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल। इतनी चीज समझ आ गई। तो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है कुछ इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना होता है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं हम, कोई भी गिवन होती है तो उसके दो फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर से हमारे पास में क्या होता है, अल्फा की और बीटा की वैल्यूज आ जाती है। अल्फा और बीटा हमारे पास में दो जीरोस होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है, एक तो सम ऑफ जीरोस निकालना होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप होता है इस इक्वेशन के साथ में, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस बी बाय ए। बी और ए की वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेगी और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा तो वो होता है सी बाय ए के। सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी तो वो हो जाएगा सी बाय ए के, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन भी आती है। क्यूबिक इक्वेशन हम इस तरीके से लेते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीन जीरोस हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल होता है सी बाय ए के। फिर दूसरा आता है इनका प्रोडक्ट, तो ये होता है अल्फा बीटा गामा, ये इक्वल होता है माइनस डी बाय ए के। तो ये रिलेशनशिप पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। इस वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे है, इस वाले बेस पे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सीधा आपके पास में दो फैक्टर्स भी दे सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पे गिवन हो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल 2 दे दिया, और बीटा की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन हो लाइक 5 दे दिया, और बोल देंगे कि इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फॉर्म करके बताए। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए जनरल इक्वेशन होती है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अपनी जनरल इक्वेशन होती है। तो हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन होगी, वो वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देनी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि इसका मैं करके बता देती हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो और मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे यहाँ पे k, वेयर k डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो होती है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जहां पे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन होगी। तो दोस्तों, अपना नेक्स्ट चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी और उस लीनियर इक्वेशन में आपको पूछ देंगे कि या तो ये बताइए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप क्या चेक करेंगे, उन दोनों की रेशियो चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको a1 x प्लस में b1 y
प्लस में C1 इक्वल 0 एक इक्वेशन गिवन है, और A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इक्वल 0, ये दो इक्वेशन है। अब आपको बताना होगा चेक करके कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होगी? जब ये यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, तो ये दोनों लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होगी। अगर ये वाला सॉल्यूशन जो होगा पैरेलल लाइन के लिए निकला, तो पैरेलल लाइन में हमेशा नो सॉल्यूशन होता है, और जब भी नो सॉल्यूशन आएगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यानी कि जब हमें इक्वेशन में मिले, जब हम रेशियो निकालेंगे A1 बाय A2, अगर B1 बाय B2 के इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद में अगर हमारी रेशियो जो है वो A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2 आ जाता है, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है, कि मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन आ जाती है। अब इस लाइन के ऊपर हम x और y की वैल्यूज निकालने जाएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज आएगी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएगा। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा तो भी ये हमारा क्या रहेगा? कंसिस्टेंट लाइन रहेगी। इसके बाद में अगर A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 आता है, तो ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन आ जाएगी। इसमें क्या होगा? जैसे कि एक लाइन कोई ऐसे जा रही है और इसी के पैरेलल में दूसरी लाइन इस तरीके से जा रही है, तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, पैरेलल ही चलती चली जाएगी, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। इसके बाद में देखो दोस्तों, चैप्टर 3 में ही अपने 3 अलग अलग मेथड्स आते हैं। जब भी हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, जैसे 2x प्लस में 4y इक्वल में 3 और 3x प्लस में 5y इक्वल में 7, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो ये क्या पूछेगा कि x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के आपके पास में यहाँ पे 3 तरीके होंगे, 3 मेथड्स होंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा? आप एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया 3x इक्वल 7, 5y को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया -5y, और सिर्फ x की वैल्यू निकालूंगी तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5y अपॉन में 3। x की वैल्यू निकाली मैंने। अब ये x की वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, और 1 में पुट करने के बाद में मैं वहां से y की वैल्यू निकालूंगी। तो ये हो गया है अपना, जब हम वैल्यू पुट करके किसी x की या y की वैल्यू निकालते हैं तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब इसी इक्वेशन को मैं अगर दूसरा तरीका जो मेरा है सॉल्व करने का, उसमें क्या होगा कि मैं x के कोफिशिएंट को बराबर कर दूं या तो y के कोफिशिएंट को बराबर कर दूं, और उसमें से उस वेरिएबल को मैं एलिमिनेट कर दूं। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 6x प्लस 12y इक्वल 9, और ये हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल में 14। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को मैं माइनस कर देती हूँ, तो सबको माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस किया तो ये तो हो गया एलिमिनेट, x को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो y की वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पे आया 2y और यहाँ पे बचेगा -5। तो y की वैल्यू इस तरीके से क्या आ जाएगी? -5/2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? x को एलिमिनेट किया और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। इसी तरीके से आप y के कोफिशिएंट को सेम करके y को एलिमिनेट कर दोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अपना हो जाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या है, मैं आपको सिंपल एक वे बताती हूँ। इसको कॉलम वाइज हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, और ये हो गया है थर्ड कॉलम। तो मैं आपको सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप लिख लोगे x, यहाँ y
और यहाँ पे 1, और यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे लिखोगे 2, 3, 1 और 2। ये आप अपने लिए लिख रहे हो ताकि आपको कॉलम लिखने में दिक्कत नहीं आए। इसको हम सिंपल कहेंगे 23, 1, 2 का फॉर्मूला। 23, 1, 2 का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम अपना क्या है, B1, B2। फिर थर्ड कॉलम आता है, ये क्या है, C1, C2। फिर फर्स्ट कॉलम आता है, ये क्या है, A1, A2। और फिर सेकेंड कॉलम आता है, ये क्या है, B1, B2। अब आपको एक्स वाइज की वैल्यू चाहिए, तो एक्स अपॉन में करोगे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स के नीचे आ जाएगा इक्वल में, फिर वाई लोगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा वाई के नीचे, और इक्वल में 1 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 1 के नीचे। अब एक बार x को आप 1 के साथ इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दोबारा y को 1 के साथ इक्वेट कर दोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो गया है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सिंपल से आप याद रखोगे 23, 1, 2। इसके बाद में अपना आता है चैप्टर 4, जिसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेती हूँ, x² प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, राइट। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करने के भी यहाँ पे आपके पास में 3 तरीके रहेंगे। कोई भी तरीका आपसे पूछ लेंगे, कोई भी मेथड आपसे पूछ लेंगे। सबसे पहले अगर 1 मार्क में आया तो यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड पूछ लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, जो ये वाला पार्ट होता है आपका सी वाला कांस्टेंट वाला जो पार्ट होता है 12 का, आपको करना होता है फैक्टराइज। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 3 4 जा आ जाता है 12। तो यहाँ पे फैक्टराइज आपको इस तरीके से करना है कि यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा ये वाला पार्ट आना चाहिए, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। अब 3 प्लस में 4 मैंने किया तो मेरा 7 आ जाता है, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 12 भी आ जाता है। तो 3 और 4 क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कैसे करोगे, x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0। अब यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो ये आएगा x प्लस 3, और यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो ये आएगा x प्लस 3 इक्वल 0। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप कॉमन लेते हो तो ये वाला जो पार्ट आएगा वही पार्ट ये वाला आना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं आएगा। अब इन दोनों में से x प्लस 3 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 4 इक्वल 0। अब इन दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल 0, और यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -4, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है। ये मेथड मैंने दूसरे वीडियो में कंप्लीट पूरे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा मेथड आता है, ये आपका 3 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में x का जो दूसरा जो मेथड है x की वैल्यू निकालने का, वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही जो इक्वेशन गिवन होती है, इस इक्वेशन को मैं अपनी जनरल इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर लेती हूँ। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये अपनी जनरल इक्वेशन होती है। इससे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन के आता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ये अपना फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आपकी abc की वैल्यूज है वो आप यहाँ पे ये फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो देखिए, अब जब इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आती है 1, b की वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन पे 7 आ जाती है, और c की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाती है। अब ये वैल्यूज को मैं यहाँ पे ये फॉर्मूले में अगर पुट कर दूंगी तो यहाँ से आपकी x की 2 वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। समझ आ गई मेरी बात। तो दोस्तों, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नेचर ऑफ रूट्स।
नेचर ऑफ फ्रूट्स में क्या होगा कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 7 इक्वल 0, ये आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चेक करके बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, कि यहाँ पे रियल रूट्स निकलेंगे कि डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसको कंपैरिजन करोगे जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इससे आप कंपेयर करोगे। ए की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी 1, बी को कंपेयर करोगे तो 4 और सी को कंपेयर करोगे तो 7। अब कहने का मतलब ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, डी निकालते हैं, डी ही है ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जो d है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, सेम रूट्स निकलेंगे कि जैसे x की वैल्यू 2 आई है तो दूसरी वैल्यू भी 2 आएगी, ठीक है। और इसमें क्या है, अलग अलग वैल्यूज निकल जाएंगी, जैसे कि एक 2 आ गई और एक 3 आ गई, दोनों अलग अलग वैल्यूज निकल जाएंगी। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आया है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेगा। अगर 0 के इक्वल आ गया है तो इक्वल रूट्स निकलेंगे। अगर d जो हमारा है वो 0 से कम आ गया, मतलब कि माइनस की वैल्यू आ गई है कोई भी, तो यहाँ पे रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट्स आ जाएगा यहाँ पे। समझ आ गई मेरी बात। अपना अगला चैप्टर है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें कुछ फॉर्मूलेस यूज होते हैं, जैसे उसमें nth टर्म निकालने के लिए बोल देंगे, या तो a फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, या d फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, कोई भी एक चीज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये अपना एक फॉर्मूला होता है। d यहाँ पे डिफरेंस होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है और an हमारा nth टर्म होता है। तो ये एक फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद में हमें फॉर्मूला जो यूज करना है, जिसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए, वो होता है SN फाइंड आउट करना, यानी कि सम ऑफ द AP फाइंड आउट करना। तो सम ऑफ द AP फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में 2-3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला यूज होता है वो होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये हमारी लास्ट टर्म है। तो अगर लास्ट टर्म करके हमें गिवन होगा तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और सीधा हम सम निकाल लेंगे। तीसरा एक फॉर्मूला यूज होता है जो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ये कोई भी कंसिक्यूटिव नंबर अगर गिवन है, जैसे बोल दिया कि 1 to 50 हमें सम निकालना है या 1 to 100 हमें सम निकालना है, कोई भी कंसिक्यूटिव टर्म्स के लिए अगर सम निकालने के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सम निकालने के लिए ये अपने 3 फॉर्मूले हो गए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको 7 चैप्टर के फॉर्मूले बता रही हूँ, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज में जो अपना फॉर्मूला यूज होता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है, जो कि बहुत आसान है। 2 पॉइंट्स आपके पास में गिवन होंगे, ये पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और ये पॉइंट गिवन होगा x2 y2, और ये इन दो के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला यूज हो जाता है। दूसरा, इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, बीच में यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे देंगे, लाइक एक्स वाई एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, या तो इसको एक्स एक्सिस का क्वेश्चन बोल देंगे, ठीक है, या तो इसको वाई एक्सिस का क्वेश्चन बोल देंगे। अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा x0। अगर ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस का पॉइंट दे रखा होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 और y। तो मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि ये एक्स एक्सिस का क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट होगा क्या, x0। अब यहाँ पे ये बोल देंगे कि ये पॉइंट P, Q और R, ये इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन हो जाएगा।
मतलब मैं यहाँ पे जो आपको बोल रही हूँ वो बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस दे रखा हो, ये जो पॉइंट है ये जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे है, तो इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन बन गया। तो आपको क्या करना है, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है और क्यू आर का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने पे यहाँ पे आपके पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में आ जाएगा। अभी यही क्वेश्चन अगर वाई एक्सिस पे दिया होगा तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 और y, और सेम अगर इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो इक्वी डिस्टेंस में भी आप सेम यही तरीके से निकालोगे और वहां से आपके पास में y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो इसके बाद में अपना 7 चैप्टर में फॉर्मूला यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत आसान है, इसमें आपके पास में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, ये चीज आपको गिवन होगी और आपसे पूछ लेंगे कि रेशियो बताओ। ये हमारे पास में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं और इसको एक कोई कोऑर्डिनेट कट कर रहा है और रेशियो यहाँ पे दी हुई है m1 और m2। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे पहले तो ये अगर कोऑर्डिनेट है, सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। x अगर हमें फाइंड आउट करना है तो m1 को x2 से मल्टीप्लाई किया और m2 को x1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया दोनों रेशियो के सम से m1 प्लस m2 से। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर हमने निकालना है तो m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये आएगा y2 और यहाँ पे ये आएगा y1 और m2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में m1 प्लस में m2। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब यही फॉर्मूला हमारे दोनों क्वेश्चन के लिए यूज होगा। अगर हमारे पास में रेशियो दे रखी है तो वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, अगर उसने कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो दोनों टाइप में हमारा यही एक फॉर्मूला यूज होगा। याद रखिए, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो वो कोऑर्डिनेट दे देगा, अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो वो रेशियो दे देगा। दोनों के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा एक बात कि क्वेश्चन में फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लिए दे देंगे कि कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं देगा कि 2 और 3 ऐसे कोई कोऑर्डिनेट है, ये वो नहीं बताएगा क्लियर। वो बता देगा कि एक्स एक्सिस पे है ये या वाई एक्सिस पे है। तो अगर एक्स एक्सिस पे ये है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0। अगर वाई एक्सिस पे ये है तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और y। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को आप यूज करोगे और यहाँ से ये रेशियो निकाल दोगे। समझ आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, उसमें यहाँ पे 2 पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे पॉइंट है x2 y2। अब इसमें यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, यानी कि इन दोनों की रेशियो सेम है। कहने का मतलब जो ये कोई भी लाइन यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो रेशियो सेम होगी। जैसे ये 1:1। बाइसेक्ट का जब बात आती है, बाइसेक्ट करने की जब बात आती है तो वहां पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया x y, तो x से यहाँ पे पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और y फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइन की बात। लाइन पे आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। अगर यहाँ पे कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि एक ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल में इस तरीके से सेंट्रोइड दिया होता है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ये हमारा सेंट्रोइड होता है। अब ये सेंट्रोइड निकालने के लिए कभी बोल देता है तो यहाँ पे ये पॉइंट समझो x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3। ठीक है, तो सेंट्रोइड जब हमें निकालना है तो सेंट्रोइड को आप लेट कर लो x और y। तो x जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3 और y पॉइंट निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3। तो ये क्या निकल जाएगा, आपका सेंट्रोइड निकल जाएगा। समझ आगे बात। मिड पॉइंट का भी बता दिया मैंने, दोनों पॉइंट का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे
और सेंट्रोइड में तीनों पॉइंट का सम करके आप डिवाइड बाय में 3 कर दोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो पैरेललोग्राम का टाइप आता है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, 4 आपको पॉइंट्स गिवन होंगे और वो पॉइंट्स में कहीं पे आपको x और 3 इस तरीके से एक पॉइंट दे देंगे और कहीं पे आपको 3 और y कुछ इस तरीके से पॉइंट दे देंगे। तो आपको y की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पे पूछ लेंगे। तो इसमें आप क्या कंसेप्ट लगाओगे, यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस डायगोनल का भी पॉइंट आता है, मिड पॉइंट आता है, और इस वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट आता है। तो ये दोनों मिड पॉइंट को आप इक्वल कर दोगे। कहने का मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा AC डायगोनल का, वो क्या आएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड में 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला। और इक्वल में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स किसके आ जाएंगे, इस वाले के मिड पॉइंट के। तो इसका जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, x2 प्लस में x4 डिवाइड में 2 और y2 प्लस में y4 डिवाइड में 2। तो ये वाला कंसेप्ट आप लगा दोगे और ये वाला फॉर्मूला आपको लगाते ही आपकी जो भी x की या y की जो भी मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी एक ट्रायंगल आपके पास में गिवन होगा, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा जब आपके पास में कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं, आपके पास में साइड्स गिवन हो, तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट। राइट एंगल ट्रायंगल अगर गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद में एक जो टाइप बनती है वो क्या होगी कि कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल दे देंगे किसी भी शेप का। तो इसमें जैसे ये A, B, C और D ये पॉइंट्स गिवन है। अब इसको बोल देंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताने के लिए आप क्या करोगे, डायगोनल ज्वाइन कर दोगे। अब डायगोनल ज्वाइन करने पे क्या हुआ, आपको क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन आपको ट्रायंगल का पता है। तो आपको क्या करना है, ये एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे। तो यहाँ पे ACD का एरिया प्लस में एरिया यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल का निकाल दोगे। तो ABC का एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ABC। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज करके और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई।